नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर के कांग्रेसियों ने लोकसभा के 141 सांसदों के निलंबन पर जताया विरोध। निलंबन को बताया गैर संवैधानिक। तेईस दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक अदालत में रहेगा शीतकालीन अवकाश। सेशन जज का न्यायालय अजमेर में रहेगा खुला। देवनानी द्वारा विधायक कोष से दी गई सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण। पंचशील सरकारी डिस्पेंसरी में लगाई गई मशीन। किशनगढ़ में 2 पक्षों के बीच हुआ झगड़ा, करीब 7 लोग घायल। कायड़ की हिंदुस्तान जिंक खान में दबने से कई लोग मरे। मॉक ड्रिल की इस घटना में बचाया गया लोगों को। बात आज के चैनल में। अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। लोकसभा के 141 सांसदों को निलंबित करने के बाद आज अजमेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया व उनके निलंबन के विरोध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। जैसा आप सभी को पता है, जिस तरह से लोकसभा में सांसदों को निलंबित किया है, उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो अजमेर उत्तर से उम्मीदवार रह चुके हैं, महेंद्र सिंह रलावका। इसके अलावा अजमेर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर ये लोग निकले हैं प्रदर्शन के लिए। जिला कलेक्ट्रेट पहुँच रहे हैं। हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। और जिस तरह से लोकसभा में
कांग्रेस के सांसदों को निलंबित किया गया था, उसका विरोध में जैसा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आह्वान किया था, उसके बाद सभी कांग्रेसी एकजुट होकर मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को, लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो सालों को, लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो सालों को, लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो सालों को। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 कांग्रेसियों का प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट के बाहर, कलेक्टर ऑफिस के बाहर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो सालों को, लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो सालों को, लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो सालों को, लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो सालों को। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती श्रीवास्तव, भारती दीक्षित के यहाँ पर सभी कांग्रेसी पहुँचे हैं इस वक्त। और मेमोरेंडम दिया जा रहा है ज्ञापन के जरिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है उस पर जांच करवाने की बात कही जा रही है। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे ले रहे हैं। हाँ ये ना गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित के समक्ष सभी कांग्रेसी मौजूद हैं। बात आज के जरिए हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। मावता जी खड़े हो, मावता जी 2-3 जने खड़े हो। थोड़े पीछे रखिए। ठीक है, आपका आ जाओ। हेलो, आपका एक फोटो हो गया। ले चलो, हेलो हेलो। सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेसियों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर को। हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बात आज की के जरिए, और क्या कुछ मुख्य वजह है, क्या कारण है आज इन्होंने यहाँ ज्ञापन दिया है, वह तस्वीरें हमने सीधी आप तक पहुँचाई। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेसियों में गुस्सा है इस निलंबन को लेकर, और किस तरह की मांगे हैं। इस वक्त हमारे साथ
सॉरी महेंद्र सिंह रलौता हमारे साथ हैं। सर बताएं क्या है पूरा मामला और किस तरह से आज आप आए हैं, क्या का वजह है? संसद में जिस तरह से 147 विधायक सांसदों को पहली बार संसद बाहर निकाला गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न तो देश का प्रधानमंत्री अंदर बोलता है, न गृह मंत्री बोलता है। मनमाने कानून थोपे जा रहे हैं। देश के अंदर जिस तरह से वर्ग विशेष को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है और सांप्रदायिक का खुला खेल जिस तरह इस देश के अंदर हो रहा है, और जो भी इसकी आवाज़ उठाता है उस आवाज़ को दबाने का हमेशा जो प्रयास किया जाता है, इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी कि अगर कोई सांसद संसद में अपनी बात की रखेगा तो कहाँ रखेगा। और संसद में अगर बात रखना असंवैधानिक है तो फिर तो मान के चलिए कि संविधान के दायरे की कोई बात ही नहीं बची। तो संविधान के दायरे के अंदर रहकर जो आदमी ये काम कर रहा था, ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने काम किया है उसकी हम निंदा करते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी ने तमाम सांसदों का निष्कासन हुआ है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति इसके अंदर इंटरफेयर करें और सांसदों की मेंबरशिप बहाल करें। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस टाइम जिस तरह के ईवीएम का भ्रष्टाचार चल रहा है, कांग्रेस पार्टी को बैलेट के ऊपर चुनाव लड़ने की मांग करनी चाहिए और नहीं तो अन्यथा चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल सुना आपने महेंद्र सिंह रलौता को। उनका कहना है 147 सांसदों को निलंबित किया गया है, जिसके बाद आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है, मेमोरेंडम के जरिए मांग की है कि जिस तरह से 140 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित किया है, उनका निलंबन तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया है, जिसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी आप देख सकते हैं सड़कों पर उतरी है। जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में अपनी अलग अलग मांगे रखी गई है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर हम कांग्रेस का प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। और कल जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह आह्वान किया था कि सभी राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आज ये प्रदर्शन किया जाना है और जो कांग्रेस के सांसद हैं उनको निलंबित किया है, उसके विरोध में आज कांग्रेस जिला कलेक्टर से मुलाकात करके ज्ञापन देकर राष्ट्रपति से सभी के निलंबन के रद्द करने की मांग की है। जैन साहब आगे आ जाओ, जल से भारत आ जाओ, इधर आ जाओ जैन साहब, इधर आ जाओ। आज तक का इतिहास में आप देखोगे 143 हाँ बस ठीक है। अरे आपने ले लिया ना, फिर लगा लो यार। दिखाओ यार जैसा। आज हमने जिलाधीश महोदय को एक राष्ट्रपति महोदय के नाम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें जिस तरह अभी हाल ही में 143 सांसदों का इन्होंने जो निलंबन किया है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में से, उसका पुरजोर विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। तो अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने ज्ञापन पत्र सौंप के मांग की है कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले और जिस तरह संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाले जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान है, उसके साथ छेड़छाड़ करने का मतलब यह है कि उनकी मंशा कुछ ठीक नहीं है। देश के अंदर अराजकता फैलाना, देश के अंदर भ्रांतियाँ फैलाना, देश को झूठे वादे करके जनता को झूठे वादे लुभावने करके उनका जवाब नहीं बन रहा है इनके पास, तो इस तरह की कार्रवाई करके इन्होंने जो है विपक्ष से जवाब देने की जगह उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है उसकी घोर निंदा करते हैं। आगे भी कोई रणनीति तैयार करी आगे की रणनीति हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार हम तय करेंगे। न्यायालय का आज 2023 का अंतिम कार्य दिवस रहा। न्यायालय में आज के बाद शीतकालीन अवकाश रहेंगे, जिसके चलते 2 जनवरी तक कोई भी कार्य नहीं होगा। यदि कोई अति आवश्यक कार्य होता है तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अजमेर पर सेशन जज स्तर का न्यायालय व मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायालय खुला रहेगा। आपको बता दें कि यदि कोई अति आवश्यक न्यायालय का कार्य होता है तो एसडीएम गौरव गरवा 25 और 26 दिसंबर को बैठेंगे। मुकेश कुमार 27 से लेकर 29 तारीख तक न्यायालय संभालेंगे।
प्रीतम सिंह 30 और 31 तारीख को न्यायालय संभालेंगे और न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार मीणा, सुजीत कुमार और पुरुषोत्तम मिश्रा पूरे जिले का अति आवश्यक कार्य जैसे अर्जेंट बेलों की हियरिंग और पीसी रिमांड देखेंगे। बाकी सभी अन्य कार्यों की सुनवाई 2 तारीख के बाद ही होगी। आज जो है वर्ष 2023 का अंतिम कार्य दिवस है। न्यायालय में आज के बाद शीतकालीन अवकाश रहेंगे और इस शीतकालीन अवकाश के दौरान अजमेर जजशिप के सारे न्यायालय जो है वो बंद रहेंगे और कार्य नहीं होगा। अर्जेंट कार्य के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अजमेर पर एक सेशन जज स्तर का न्यायालय और एक मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायालय खुला रहेगा। गौरव गरवा जो एसीजेम हैं वो 25 से लेकर 28 तक बैठेंगे, 25 से लेकर 26 तक बैठेंगे। मुकेश कुमार जो 27 से लेकर 29 तारीख तक न्यायालय संभालेंगे। प्रीतम सिंह एसीजेम लेवल के अधिकारी है जिनके पास सेशन जज का पावर रहेगी, 30 से लेकर 31 तारीख तक बैठेंगे। और मुंसिफ मजिस्ट्रेट सभी थाने जो जिले के सभी थाने हैं उनका अर्जेंट वर्क देखेंगे। एक तो मुकेश कुमार मीणा, सुजीत कुमार और पुरुषोत्तम मिश्रा, ये तीनों ही न्यायिक मजिस्ट्रेट है। तीनों ही पूरे जिले के अर्जेंट वर्क 2 तारीख तक जब तक न्यायालय खुलेगा तब तक ये देखेंगे। और जैसी पीसी रिमांड देना करना और अर्जेंट बेलों की हेयरिंग करना ये काम होगा। रेगुलर जो काम चलते हैं वो कोई काम नहीं होगा, वो सारे 2 तारीख बाद ही होंगे। केवल अर्जेंट मैटर। स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा अपने विधायक कोष से पंचशील नगर स्थित सरकारी डिस्पेंसरी पर 27 लाख की लागत से सोनोग्राफी मशीन स्थापित करवाई गई। सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण आज किया गया। इस सुविधा से पंचशील सहित आसपास के सभी क्षेत्रवासी इसका लाभ उठा सकेंगे। अब किसी भी मरीज को प्राइवेट अस्पताल में जाकर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उनका प्रयास रहेगा कि सभी चिकित्सा सुविधाएं एक ही जगह पर क्षेत्रवासियों को मिल सके। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की शुरू से ही चिकित्सा सुविधाओं में बहुत रुचि रही है, जिसके चलते उन्होंने पूर्व में भी अपने विधायक कोष से पंचशील स्थित डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया था और उसके बाद पंचशील स्थित डिस्पेंसरी में 54 लाख की लागत से कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था। साथ ही 17 लाख की लागत से एम्बुलेंस की सुविधा भी क्षेत्रवासियों को दी गई थी, जिसके तहत आज वासुदेव देवनानी द्वारा अपने विधायक कोष से 27 लाख की लागत से पंचशील सरकारी डिस्पेंसरी पर सोनोग्राफी मशीन स्थापित की गई। इस सोनोग्राफी मशीन का स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज लोकार्पण किया। इस सुविधा से पंचशील वासियों को उत्तम चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेंगी। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि डिस्पेंसरी के स्टाफ सहित आम जन भी डिस्पेंसरी के सुचारू संचालन में अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे कि सभी क्षेत्रवासी चिकित्सा सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा सके। आज अजमेर में मेरे पहले कार्यक्रम में, क्योंकि मेरा प्रारंभ से ही चिकित्सा सर्वोपरि रहा है, मेरे क्षेत्र की जनता निरोगी रहे इसके लिए सतत प्रयत्न करता रहा हूँ। उसके तहत ये जिस अपन सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पे खड़े हैं, ये 5 करोड़ की लागत से जब हमारी सरकार थी, मैं मंत्री था, उसमें इसको बनवाया था। और इसके साथ इसी के अंदर 54 लाख रुपए की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट भी कोरोना के दौरान लगवाया। 17 लाख की लागत से एक एम्बुलेंस क्रिटिकल केयर वह भी यहाँ पे दी। और आज जब लगा कि क्षेत्र में एक सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता है, तो मैंने अपने विधायक कोष से 27 लाख रुपए की लागत से आज उसका लोकार्पण किया है। मुझे लगता है कि इससे इस क्षेत्र की जनता को बहुत अधिक लाभ होगा। पेशेंट्स को कहीं दूर या प्राइवेट हॉस्पिटल सोनोग्राफी के लिए जाना नहीं होगा। मेरी भी अपेक्षा है कि यहाँ का स्टाफ है वह संवेदनशील होकर के क्षेत्र की जनता की सेवा करे, वो यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में आए। इसके अलावा भी अजमेर मेरे उत्तर के अंदर मैंने लगभग, चाहे वो माकड़वाली हो, चाहे रामनगर हो, चाहे वैशाली नगर हो, कोटड़ा हो, वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना करके एक क्षेत्र की जनता के चिकित्सा क्षेत्र में एक हमने काफ़ी आयाम स्थापित किए हैं। वो लगता है कि धीरे धीरे ये अजमेर आगे प्रगति पर चल पड़ा है। यहाँ का कोई भी व्यक्ति रोगी न रहे, सब निरोगी बने, इसके प्रयत्न में आम जन भी सहयोग करे
यहाँ का स्टाफ भी सहयोग करे, सरकार से भी जो कुछ मदद होगी वो हम करते रहेंगे। यह केंद्र अच्छा चले और सारे लोगों की सेवा होती रहे, इसका आज लोकार्पण किया है। इसके लिए मैं हमारे यहाँ के पार्षद, हमारे यहाँ के मंडल के अध्यक्ष और साथ में यहाँ के CMHO, ADO CMHO को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कदमपुरा गांव किशनगढ़ में खेत को पानी पिलाने व पानी की निकासी को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के करीब 7 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांदर सिंदरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कायड़ पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके तहत ऐसा दर्शाया गया कि माइंस के अंदर कुछ व्यक्ति दब चुके हैं, जिनको बचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद कलेक्टर, SP, IG व अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और JLN हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी इसके लिए सतर्क किया गया। आपको बता दें कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य अचानक आने वाली किसी भी आपदा के लिए तैयार रहना होता है। कंट्रोल रूम से इत्तला मिली थी कि कायड़ माइंस में कोई दुर्घटना हो गई है। उस इत्तला पे कोतवाली थाने से तुरंत पहुंचे और यहाँ पे व्यवस्था दिखाई। कोई गाड़ी जो गलत खड़ी थी उनको हटा उठा के जगह खाली करवा दी। डॉक्टर साहब को भी अलर्ट कर दिया। व्हील चेयर वाले को भी, उनको ट्रॉली वाले को बता दिया कि भाई दुर्घटना हुई है, पता नहीं कितने इंजर्ड आएंगे। और एम्बुलेंस आ चुकी है, डॉक्टर साहब ने चेक कर लिया है। संभावित की प्रथम दृष्टया ये मॉक ड्रिल लग रही है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। महिला सुरक्षा के लिए IG ने सराहनीय कदम उठाते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल या सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों के लिए शक्ति स्क्वाड की महिलाओं को तैनात किया जाएगा, जो कि सार्वजनिक स्थलों पर गश्त करेंगी और यदि कोई भी इस प्रकार की गतिविधि करता हुआ पाया गया तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुका है और तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
इसी कड़ी में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईजी ने सख्त कदम उठाते हुए सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा दिया है और मंचलों द्वारा महिला सुरक्षा को घात पहुंचाने पर तुरंत कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह एक सराहनीय कदम है जिससे कि प्रदेश में महिला सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। कि अभी परसों के दिन जो हमारे यहाँ का शक्ति स्क्वाड की जो लड़कियां हैं उनको मैंने ऑफिस में बुला के स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए ब्रीफ किया है। स्कूल्स के बाहर छुट्टी के समय, कॉलेज के बाहर, मार्केट एरियाज में जो पब्लिक प्लेसेस है जैसे चौपाटी, इसके अलावा मैंने इन लड़कियों को ये भी ब्रीफ किया है कि ये लड़कियां अपनी प्रेजेंस जैसे ऑड आवर्स में काम करने के बाद महिलाएं घर जा रही है, बस स्टैंड से घर जा रही है, तो ऐसे कोई जो सूने इलाके हैं या जहाँ पे लाइटिंग प्रॉपर नहीं है उन इलाकों में भी ये लड़कियां गश्त करें। ये अभी परसों के दिन इन सारी लड़कियों को जो हमारी टीम की मेंबर्स हैं उन सबको मैंने पर्सनली ब्रीफ किया है अपनी प्रेजेंस, अपनी गश्त और लड़कियों को सुरक्षित माहौल मिले ये सुनिश्चित करें। आगे तक बिल्कुल मिलेगी अगर कोई पाया जाता है। आपको जल्दी बताते हैं इसके बारे में। सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर के प्रांगण में शनिवार 23 दिसंबर 2023 को प्रातः 10 बजे 39वां वार्षिक खेलकूद दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि इंडियन रेलवे से सेवानिवृत्त वरिष्ठ स्पोर्ट्स ऑफिसर सत्यप्रकाश यादव रहेंगे। सत्यप्रकाश यादव पूर्व में भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान व हेड कोच भी रह चुके हैं और वर्तमान में वरिष्ठ भारतीय बास्केटबॉल टीम के चयनकर्ता भी हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी परी बिश्नोई और आदमपुर हरियाणा विधायक भव्य बिश्नोई उदयपुर के एक नामचीन रिसोर्ट में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी के बाद राजस्थान, हरियाणा सहित अन्य स्थानों पर रिसेप्शन दिए जाएंगे। परी बिश्नोई व भव्य बिश्नोई की सगाई और शादी दोनों की देश में काफी चर्चा रही है। दोनों की रील्स भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई हैं। शादी के बाद यह नवविवाहित जोड़ा 24 दिसंबर को पुष्कर के एक रिसोर्ट में भी आएगा। इस दौरान जाने माने सैंड आर्टिस्ट अजय रावत उनका सैंड आर्ट पार्क में विशेष सैंड आर्ट बनाकर स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि परी बिश्नोई ने 2019 का आईएएस का एग्जाम 30वें रैंक के साथ क्लियर किया था और अब वह वर्तमान में सिक्किम के गैंगटॉक में बतौर उपखंड अधिकारी तैनात हैं। परी का जन्म बीकानेर जिले के नोखा में हुआ था। उनके पिता 4 बार सरपंच रहे हैं और मां अजमेर में ही जीआरपी में तैनात हैं। उनके मंगेतर भव्य बिश्नोई आदमपुर हरियाणा से भाजपा विधायक हैं। वे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते हैं। आईएएस और अजमेर की बेटी परी बिश्नोई जी का विवाह पुष्कर में संपन्न होने जा रहा है और इस अवसर पर बारात के भव्य स्वागत के लिए मैं अपने सैंड आर्ट तैयार कर रहा हूं, ताकि जो भव्य बिश्नोई जी है एमएलए हरियाणा से, उनकी बारात जब वो लेकर आएंगे यहाँ पर तो उनका मैं सैंड आर्ट के द्वारा स्वागत करना चाहूँगा और इसी की तैयारी मैं कर रहा हूँ। अजय रावत, पुष्कर। सोफिया स्कूल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्रिसमस का आयोजन किया गया। कल से स्कूल में शीतकालीन अवकाश प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके चलते आज ही सभी छात्राओं और शिक्षकों द्वारा एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं देकर राष्ट्र की प्रगति व उन्नति की कामना की गई। सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर में कल से शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। शीतकालीन अवकाश के पूर्व आज विद्यालय में छात्राओं द्वारा क्रिसमस पर्व के आयोजन को किया गया। इस अवसर पर हमने प्रभु भक्ति, सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य, देश प्रेम जैसी भावनाओं से ओतप्रोत मैसेज दिए। बच्चों ने आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। स्टाफ ने, सभी ने आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए अपने राष्ट्र की प्रगति और उन्नति के लिए प्रार्थना की। आगामी 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक संगीतमयी रामकथा का आयोजन नवल परिवार द्वारा ऋषि उद्यान में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत राम जी के चरित्र व उनके जीवन को रामायण के आधार पर संगीतमय रामकथा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य कुलदीप जी द्वारा सुनाया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सुभाष नवल ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे से लेकर पौने 7 बजे तक योगासन और प्राणायाम से होगी। इसके बाद 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक वेद कथा एवं यजुर्वेद यज्ञ किया जाएगा और शाम 4 से 6 बजे तक यजुर्वेद यज्ञ व राम कथा रोजाना 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक पूर्व आहुति तक कराई जाएगी। इसके माध्यम से राम जी के संपूर्ण जीवन, दाम्पत्य कथा, उनकी तीनों माताओं और पिता दशरथ के साथ उनके संबंध, श्री राम के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर वाल्मीकि आधारित राम कथा सुनाई जाएगी। उन्होंने सभी से निवेदन करते हुए कहा कि सभी भक्त इस राम कथा का श्रवण करने जरूर पहुंचे। ओम नमस्ते जी। माता पिता स्वर्गीय कमला देवी और पिता श्री मथुरा प्रसाद जी नवाल
गुरुदेव श्री डॉक्टर धर्मवीर जी के आशीर्वाद से और वर्तमान में बड़े भाई हमारे बैठे हैं ओम प्रकाश जी नवाल, छोटे भाई दिनेश जी नवाल, हमारे समाज के महासभा के भी पदाधिकारी और उत्तराधिकारी श्रीमान सूर्यनारायण जी लखोटिया भाई साहब और हमारे सारे बंधुजन ज्वाला जी काकाणी है, जगदीश जी और सुरेंद्र जी लखोटिया, जगदीश जी जंवर, इन सब के सहयोग से और पूरी टीम के सहयोग से हम जो कर पा रहे हैं। एक तो सुबह 6 से पौने 7 योग आसन और प्राणायाम होंगे, 7:30 से 10 बजे तक सुबह वेद कथा, यजुर्वेद पारायण यज्ञ और सायंकाल 4 से 6 यजुर्वेद पारायण यज्ञ। राम कथा रोजाना कल 23 दिसंबर से 27 दिसंबर पूर्णाहुति तक 11 बजे से 1 बजे तक और दाम्पत्य जीवन संवाद मुनि सत्यजीत जी द्वारा 7:30 से 8:30 बजे तक और भजन संध्या 8:30 से 9:30। ये रोजाना के प्रोग्राम है। जो भी बंधु यज्ञ में शामिल होना चाहें सुबह शाम यज्ञ के दर्शन करें, जो राम कथा में पधारना चाहें 11 से 1 तक राम कथा का श्रवण करें और आनंद लें। और राम कथा आचार्य कुलदीप जी जो अंतर्राष्ट्रीय संगीतज्ञ है, कथावाचक है, उनका 1 साल के बाद हमारे को निवेदन करने के बाद समय मिला है। आर्य समाज भगवान श्री राम को किस रूप में देखता है, किस रूप में मानता है, ये आपको सुनने समझने का मौका मिलेगा। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम जो है ऋषि उद्यान अजमेर में है और ये अपना आपके लवकुश गार्डन के पास में पुष्कर रोड पर है। आप अवश्य पधारें, लाभ लें। हमारे भाई श्री अशोक जी राठी इस सब कार्यों में हमारे विशेष सहयोगी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर संगीतमय राम कथा है, जिसमें भी आपको ये बताया जाएगा कि श्री राम हमारे आदर्श कैसे हैं। श्री राम अपने सामाजिक जीवन में, अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में, पति पत्नी के रूप से माता सीता के रूप में, भाइयों के साथ में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के साथ में, और अपने यशस्वी माता पिता महाराज दशरथ, तीनों माताएं जबकि उनको वनवास दिया, लेकिन उनके साथ में भी उनका सामाजिक दृष्टिकोण था। मित्रों के रूप में आप सुग्रीव जी को और उनको ले लीजिए, अपने शिष्य के रूप में हमारे हनुमान जी को ले लीजिए, और जो दमन करना था उनको, तो उनका जीवन यज्ञ की रक्षा के लिए जब उनको ऋषि लोग लेके गए, वो चरित्र आएगा। और रावण जो हमारे दशानन थे, कितने परम विद्वान, कितने वो थे, तो उनकी भी मृत्यु के उपरांत या उनको बाण लगाने के बाद में कैसे उन्होंने भाई लक्ष्मण को भेजा कि भाई ये कितने बड़े विद्वान हैं, इनसे जाके शिक्षा लेके आओ। ये सारा चरित्र आपको रामायण के रामचरितमानस सुनने को मिलेगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है।
मेहमान जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है, खबरदार खबर जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सरकार द्वारा लाए जा रहे 3 नए कानून, जो कि आईपीसी 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और सीआरपीसी 1973 को प्रतिस्थापित करने हेतु पारित किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ वकीलों में रोष व्याप्त है। उनके अनुसार ये नए कानून वकीलों और पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। देखिए, वर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठी है, उन्होंने 3 नए एक्ट लाए हैं। पुराने एक्ट इंडियन पेनल कोड चलती थी जो 1860 से निरंतर चल रही है, इंडियन एविडेंस एक्ट चलती थी जो 1872 से निरंतर चल रही है, और सीआरपीसी चलती थी तो 1973 से निरंतर चल रही है। अब आप देखिए, ये कानून जो आए हैं, अब आने के बाद पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या फेरबदल किए हैं। समीक्षा हुई या नहीं हुई, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कई बैठकें ली, परंतु लोकसभा के सांसदों का बहिष्कार या निलंबित करने के बाद बिना डिस्कशन हुए ये एक्ट पारित हुए हैं, जो गलत है। इन पर बड़े स्तर पर डिस्कशन होना चाहिए था। बार काउंसिल के स्तर पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्तर पे, हर एक बारों के स्तर पर डिस्कशन होना चाहिए था। अब ये लेके आए कि साहब 3 दिन में एफआईआर करेंगे। 3 दिन में क्यों एफआईआर करेंगे? तत्काल एफआईआर होनी चाहिए, जबकि मैनिपुलेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। एफआईआर बढ़ा चढ़ा के दी जा सकती है। एफआईआर पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इतने लो है दुनिया भर के कि एक ही दिन डिले है तो डिले का रीजन देना पड़ता है कि इस वजह से डिले हुई। गंभीर मामलों में तो तुरंत एफआईआर होती है। ये कह रहे हैं साहब 24 घंटे में मेडिकल पेश होगा। 24 घंटे में क्यों? जब एफआईआर दर्ज होगी, कई मामलों में तो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही मेडिकल के लिए पुलिस भेजती है तहरीर देके। एफआईआर बाद में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर तुरंत इलाज के लिए भेजती है। तो ये नया एक्ट पर, नए जो कानून आ रहे हैं, ये मेरे को लगता है कि वकीलों के लिए और पुलिस के लिए परेशानी का सबक बन जाएंगे। और वर्षों पुरानी 163 साल पुरानी आईपीसी, जिसमें कई संशोधन हुए हैं परिस्थितियों के अनुसार, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार, तो मंथन होने के बाद एक 24 कैरेट सोना की तरह इंडियन पेनल कोड हो रखा है। अगर उसमें कोई आपको कमी भी लगती है तो संशोधन ला सकते थे। अब 302 धाराओं को अब पता नहीं कौन सी धाराओं में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगी और पुलिस के लिए भी बन जाएगी। पुलिस को नया पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक तो वकीलों को ही सोचना, समझना और पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते तो वैसे ही है, हर चीज़ के इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या चेंज किए, क्या नहीं किए, हर बार को कॉपी पहले भेजनी चाहिए थी। इन्होंने बहुत जल्दबाजी में लोकसभा और राज्यसभा में जो है ये एक्ट पास किए हैं। तो अब जब नए एक्ट आएंगे और उसमें क्या क्या कमियां आती है तो हम लोग देख कर, क्योंकि हम सीधे सीधे वकील समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो तत्काल इन्होंने गृह मंत्री जी ने ऐसा किया जो गलत किया है मेरे हिसाब से। और जो भी होगा देखेंगे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी कोई निर्णय इस पर हम लोग नहीं ले सकते जब तक हम उसका अध्ययन नहीं करें। चुनाव हारने के बाद पहली बार महेंद्र सिंह रलावता ने प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए बताया कि इस चुनाव कैंपेन में जनता ने उनका पूर्ण रूप से समर्थन किया है। इसके लिए वे सभी का आभार व्यक्त करते हैं और कहा कि जनता काफी अचंभित है कि वे चुनाव कैसे हार गए। उन्होंने बताया कि वे सभी लोग जो 5000 से कम वोटों से हारे हैं, उनकी दिल्ली में एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी। हाँ भाई साहब, आज कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या उद्देश्य है, क्या? हाँ आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे आगे। हाँ भाई साहब बताएं। मेरे चुनाव लड़ने के बाद पहली बार आप तमाम साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विशेष तौर से आप तमाम लोगों के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि जो मीडिया का सहयोग, समर्थन मुझे पूरे चुनाव कैंपेन में निष्पक्षता के रूप में जो मुझे प्राप्त हुआ था,
तो मैं अजमेर की जनता के साथ साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज पहली बार चुनाव लड़ने के बाद आप लोगों के साथ में मैं बात करने जा रहा हूं। मैंने बैठ के मंथन किया, चिंतन किया और आंकड़ों के ऊपर बूथ स्तर की मैंने समीक्षा करने के बाद ये देखा कि आज भी अजमेर की जनता, जहां मैं बार बार अजमेर की जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता कतई स्वीकार करने को, इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि लड़ाकर महेंद्र सिंह कैसे चुनाव हार गया। जनता की आकांक्षाएं, आशाएं मेरी प्रति ज़्यादा थी। मैं कहाँ हार गया, क्यों हार गया, कैसे हार गया, मंथन चिंतन करने के बाद मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज पूरे इस मूवमेंट के ऊपर जो 5000 वोट के नीचे हारी है, उनकी एक समीक्षा बैठक दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। उसका समय हमें बताया जाएगा, हम लोग उसमें जाएंगे और जाके विस्तृत रूप से पूरी रिपोर्ट मैं हाईकमान को सबमिट भी करूँगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, और राहुल गांधी जी की जो 25 सीटों की जब समीक्षा होगी, उस समीक्षा के अंदर भी मैं पूरा बैठकर उसमें अपनी पूरी बात रखूँगा। आज मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं ये भी आरोप नहीं लगाना चाहता, पर निश्चित रूप से मान के चलिए कुछ साथी हमारे साथ चल रहे थे, दिख रहे थे, पर साथ नहीं थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा ऐसे गद्दारों से, ऐसे विभीषणों से कि कम से कम वो अपनी कृपा दृष्टि इस कांग्रेस पार्टी में बनाए रखें और जो अपनी नई मित्रता उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ की है, अपना आगामी भविष्य भी उन्हीं के साथ में बिताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो कभी मीटिंग के माध्यम से हमें खड़े होकर स्पष्ट रूप से उनका नाम का भी उल्लेख करना पड़ेगा। जो मैं मेरी पार्टी के इनसाइट में खड़ा होकर बात कहूँगा, रखूँगा और प्रणाम भी दूंगा। मैं ऐसे लोगों के भी प्रणाम दूंगा जो राजस्थान के अंदर विभिन्न अकादमियों के मेंबर बने हुए हैं, चाहे वो कई कमेटियों के मेंबर हो, और आज उनमें से वासुदेव देवनानी के साथ के अंदर उनकी फोटो भी है। और बैठ के जब वो पूरा बैठ के जब उनके साथ बैठ के वो डिस्कस करते हो, तो जिनको कांग्रेस ने मेंबर बनाया, अकादमी के मेंबर बन गए, किन लोगों की अनुशंसा पे वो बने गए, किन लोगों की अनुशंसा के पीछे ये कारण था और उनका मकसद क्या था, जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना या कांग्रेस को कमजोर करना। आज हमारे यहाँ पे कई ऐसे मूवमेंट रहे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अजमेर की जनता का। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 7, जहाँ वासुदेव देवनानी जी के बहुत निकटतम व्यक्ति अनिल नरवाल जी चुनाव लड़ते हैं, मैं उस वार्ड में चुनाव जीतता हूँ। जहाँ वासुदेव देवनानी जी के निकटतम सहयोगी सुभाष रहता हो, वार्ड नंबर 8 में चुनाव लड़ते हैं, वहाँ मैं चुनाव जीतता हूँ। जहाँ वार्ड नंबर 9 में जहाँ धंजा भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बना हुआ है, वहाँ मैं चुनाव जीतता हूँ। बहुत राइट हैंड आपके राजू साहू जो चुनाव जीतते हैं, मैं उनके वार्ड में चुनाव जीतता हूँ। मैं जब आज की तारीख के अंदर आपका जो है कि के त्रिपाठी जो रोज जय विश्वनाथ के नारे लगाते हैं, 13 वोट से मैं वहाँ भी चुनाव जीतता हूँ। मैं चुनाव जीतता हूँ आपके कुंदन नगर के अंदर, मैं चुनाव जीतता हूँ राजेंद्र सिंह राठौड़ के प्रताप नगर वाले जो आपके इसको जो आपका वार्ड नंबर जो है वार्ड नंबर 63 के अंदर, वहाँ भी मैं चुनाव जीतता हूँ। तो मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अजमेर की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया, समर्थन दिया। तो इस बात का विश्लेषण भी करने के साथ साथ मैं जनता के प्रति आभारी था। पिछले बार मैं 8600 वोटों से चुनाव हारा था। इस दौर में जहां हर 5 साल बाद में राजस्थान की सरकार बदलती है, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार के काम के आधार पर करीबन हमने 70 सीटों पर राजस्थान में विजय प्राप्त की। और मेरी सीट पर जब मैं 8600 वोट से पिछला चुनाव हारा था,
अब मैं 4,644 वोट से चुनाव आ रहा हूँ, तो मेरा वोट का अंतर निश्चित रूप से कम हुआ है। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, इस चुनाव को जो जीत के गए, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, पहली बार मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मैंने मुबारकबाद उनको विधायक की नहीं दी है, मुबारकबाद निश्चित रूप से भी दूंगा जब वो विधानसभा के अध्यक्ष बन के अजमेर में आएंगे, क्योंकि विधायक का चुनाव तो जनता के बीच में मैं ही जीता हूँ। अगर मैं, क्योंकि आज की तारीख में ट्रायंगल फाइट में नहीं होता, मेरे मतों का विभाजन नहीं होता, मुझे भीतरघातियों का विरोध सहन नहीं करना पड़ता, तो निश्चित रूप से अजमेर के अंदर मैं चुनाव जीत के आता और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस को मैं मजबूत करने का प्रयास करता। मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 5 साल इस कार्यालय में बैठ के मैंने काम किया था। मैं फिर आ गया हूँ इसी कार्यालय के अंदर। मेरी जनता ने मुझ पर जो आशीर्वाद रखा था, मेरे जनता के लिए मैं रात के चाहे 2 बजे चाहे 1 बजे अजमेर का तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, अजमेर का आम जनता मुझे जब चाहे मेरे ऑफिस में आके मिल सकती है। मेरा नियमित रूप से ऑफिस खुलेगा। मेरे ऑफिस के अंदर खुलने के बाद मैं अजमेर की तमाम जन समस्याओं की निदान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और विशेष तौर से आज की इस मीटिंग के अंदर खाली एक ही बात कहना चाहता हूं, जब राजस्थान सरकार कांग्रेस की थी, हमारे यहाँ पर एक स्कीम बन के गई थी भारत सरकार के अंदर, जिसको आप कहते हो अमृत योजना सेकंड। उस अमृत योजना सेकंड में 186 करोड़ रुपए हमारी अनुशंसा के ऊपर भारत सरकार ने स्वीकृत किए थे, जिससे अजमेर में विभिन्न टंकियां बनी, अजमेर के अंदर विभिन्न जगह हमें पाइपलाइन नहीं डले और पेयजल की जो हमारी समस्या है उसका निदान हुए। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी साहब, कि भजनलाल शर्मा जी, जो विगत सरकार के अंदर हमारा प्रपोजल बन के गया था, विगत सरकार के अंदर जो प्रपोजल सैंक्शन है 186 करोड़ रुपए का, उसको तुरंत प्रभाव से अजमेर में लागू करें, ताकि अजमेर की आम जनता को 24 घंटे के अंदर पानी मिले। मैं कल भी इसलिए संकल्पबद्ध था, आज भी संकल्पबद्ध हूँ अजमेर की तमाम समस्याओं के लिए। और मैं आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ईवीएम को लेकर भी कुछ सवाल खड़े अभी आपने जो बात कही ईवीएम की, मैं सर, मेरे पास कोई परिणाम नहीं है, पर शक जरूर है। मैं आज इस मंच के ऊपर माध्यम से मैं अगर ये बात कहूँगा तो मैं भारत के निर्वाचन आयोग के ऊपर उंगली उठाने का प्रयास करूँगा और हमें वही बात कहनी चाहिए जो तथ्यात्मक हो। पर शक जरूर है कि जो बार बार राजस्थान सरकार का हर सर्वे, राजस्थान सरकार का हर चीज़ ये बता रही थी कि 80 से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आ रही है, वो 110 सीट पे कैसे आ गई। इसलिए खुला आरोप नहीं लगाकर हमें सचेत तो होना पड़ेगा। और देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो मैं तो एक मांग करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जब अमेरिका जैसा देश, जहाँ बैलेट से मतदान होता है, जहाँ जर्मन के अंदर इस मशीन का जहाँ आविष्कार हुआ वहाँ मतदान से होता है, जापान जैसा देश जहाँ ये होता है, और जब देश के तमाम नेता मिलकर मांग कर रहे हो कि हमें बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो मैं भी उस मांग में शामिल हूं। और खाली केवल मात्र एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो आज भी ईवीएम का समर्थन कर रही है, समझ में नहीं आता क्यों समर्थन कर रही है। लोकतंत्र में जहां 5 की बात हो सबको माननी चाहिए, ताकि और जब आपके पक्ष में जनता है तो बैलेट में भी आप चुनाव जीत जाना। तो पर लोगों के दिमाग में जो शक है, शक दिन पे दिन गहराता जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर अच्छी बात नहीं है। संविधान की रक्षा होनी चाहिए। संवैधानिक दर्जाओं पर हमें कोई भी टिक्का टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आपने जो आरोप लगाया भीतरघातियों का, तो उनके नाम उजागर करेंगे आप? कौन लोग थे जिन्होंने सदस्य भी बने और भीतरघात किया, या कौन से ऐसे पार्षद थे? देखिए, मैं एक चीज बताऊँ आपके पास से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे पास नाम भी है, कौन कौन आदमी किसके अनुशंसा बने, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रिकॉर्ड भी है। जहां राहुल जी की जो मीटिंग हुए और जो कांग्रेस की इनसाइड मीटिंग है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस का हाईकमान किन्हीं भी परिस्थितियों के अंदर जिसने मुझे यहाँ घर बैठ के टिकट दिया,
वो आगे भी है कि बोले इसके अंदर लेके मैं इनसाइड पार्टी के अंदर पहले वो अपनी बात रखूंगा और समय आएगा और मुझे लगेगा कि वहाँ मुझे न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपकी जनता के अदालत के बीच में आके मैं उनके नाम को उजागर करूंगा। नाम से शिकायत करेंगे कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल नाम से शिकायत करूंगा, कार्रवाई की मांग। नाम जस्ट शिकायत करूंगा, तथ्यों के साथ शिकायत करूंगा, विद फोटोग्राफ के साथ शिकायत करूंगा। लालवा जी कब करेंगे? 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, ऐसे कई लोकसभा के अंदर भी अगर ये हालात रहे तो कैसे जीत पाएगी कांग्रेस? देखिए मैंने आपसे अर्ज किया कि अभी मैंने कहा ना कि 25 सीटें ऐसी है जहां हम 5000 वोट के नीचे आ रहे हैं। अगर 25 सीटें जो 5000 वोट के नीचे आ रहे हैं वो सीटें थी जहां तो हम जीत सकते थे और जहां हमारे 70 सीट आई है तो 25 आने का मतलब 95 और निश्चित रूप से जहां सरकार दोबारा बन सकती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत गंभीर बात है, हमें इनसाइड पार्टी के अंदर हमें अपनी बात को रखना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और जहां भी जो कमियां रही है उसको इनसाइड पार्टी के अंदर उठा के रखूंगा। आज माफी चाहूंगा, मैं किसी का नाम उजागर नहीं करूंगा। कार्यवाही में किस तरह की कार्यवाही, क्या निष्कासन की मांग की जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि आजीवन निष्कासन होना चाहिए उनका। ये नहीं कि इस बार आज इसका निष्कासन हो गया, अगले चुनाव में वापस ले लो उनको। जिसको निकाला है वो बिल्कुल बाहर जाना चाहिए। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।